हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी को फेल होने से बचाना है तो उसके 3 सबसे क्रिटिकल बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को समझना ही पड़ेगा। आज इन्हीं 3 मेन पिलर्स को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिकोड किया जाएगा। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले बात करेंगे एसटीपी के 3 पिलर्स की, फिर देखेंगे एमएलएसएस जो कि प्लांट की वर्कफोर्स है, उसके बाद एमएलवीएसएस यानी एक्टिव बैक्टीरिया, फिर एचआरटी जिसमें ट्रीटमेंट टाइम समझ आएगा, और आखिर में आरओ और जेडएलडी सिस्टम्स को बचाने के लिए एक जबरदस्त प्रो टिप। चलिए शुरुआत करते हैं एसटीपी के इन 3 बुनियादी पिलर्स से। ये ऑपरेशंस की ऐसी फाउंडेशन है जिनका आपस में बैलेंस होना लिटरली सबसे जरूरी चीज है। और इस फाउंडेशन का पहला हिस्सा है एमएलएसएस। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी प्लांट की पूरी वर्कफोर्स होती है। देखिए, एमएलएसएस का फुल फॉर्म होता है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब होता क्या है, जब सीवेज एरेशन टैंक में मिक्स होता है ना, तो उसमें जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो सब इसी एमएलएसएस के अंदर आते हैं। इस मिक्स लिक्विड के अंदर जिंदा बैक्टीरिया भी घूम रहे हैं, कुछ मरे हुए बैक्टीरिया भी हैं, और पानी में घुली हुई मिट्टी या इनऑर्गेनिक कचरा भी शामिल है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आने वाले वेस्ट यानी बीओडी का लोड अचानक बढ़ जाए तो इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए इस टोटल वर्कफोर्स का काउंट भी बढ़ाना ही पड़ता है। और इस वर्कफोर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसका एक सेट स्टैंडर्ड है। आमतौर पर एक एसटीपी में एमएलएसएस को 2000 से लेकर 3500 मिलीग्राम पर लीटर के बीच एकदम स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है। ये लिमिट ना सच में बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अगर एमएलएसएस इस सेफ रेंज से बाहर निकला तो बस समझ लीजिए सेकेंडरी क्लैरिफायर पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। नतीजा, प्लांट से गंदा पानी निकलना शुरू। इसीलिए इस न्यूमेरिकल लिमिट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल सवाल आता है। क्या एमएलएसएस के अंदर मौजूद वो पूरी की पूरी वर्कफोर्स वाकई में काम कर रही है? यही सवाल हमें हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ ले जाता है, एमएलवीएस यानी एक्टिव बैक्टीरिया। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारा टोटल स्टाफ यानी एमएलएसएस, जिसमें काफी आलसी लोग भी बैठे हैं। मेरा मतलब है वो इनऑर्गेनिक डर्ट और मिट्टी जो पानी साफ करने में ढेला का काम नहीं करती। और दूसरी तरफ है हमारा एकदम एक्टिव स्टाफ यानी एमएलवीएसएस, मिक्स्ड लिक्विड वॉलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये वो वॉलेटाइल सॉलिड्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर जल जाते हैं। सच मानिए, यही वो असली मेहनती बैक्टीरिया हैं जो रियलिटी में कचरे को कंज्यूम करने का सारा हार्डवर्क करते हैं। तो एक हेल्दी, परफेक्टली चलने वाले प्लांट में क्या होना चाहिए? आइडियल सिचुएशन में एमएलवीएसएस को टोटल एमएलएसएस का करीब 70 से 80% होना चाहिए। मान लीजिए एवरेज 75%। बचा हुआ 25% हिस्सा डेड बैक्टीरिया और ऐश का होता है। अब सबसे बड़ा डेंजर सिग्नल क्या है? अगर किसी ट्रीटमेंट प्लांट में ये 75% का रेशियो लगातार नीचे गिर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि टैंक के अंदर बस डेंजरस ऐश और बेकार कचरा जमा हो रहा है और काम करने वाले एक्टिव बैक्टीरिया कम होते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पैरामीटर की तरफ, जो है एचआरटी, जिसे ट्रीटमेंट में लगने वाला वक्त भी कहा जाता है। एचआरटी का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। असल में ये वो टोटल वक्त है जो वेस्ट वाटर एरेशन टैंक के अंदर बिताता है, ताकि बैक्टीरिया उस पानी को ठीक से साफ कर सके। यहां पर ना एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाकर चलना होता है। बैक्टीरिया को कचरा खाने के लिए पूरा टाइम मिलना चाहिए, पर अगर पानी जरूरत से ज्यादा देर तक टैंक में रह गया तो क्या होगा? कचरा खत्म हो जाएगा और बेचारे बैक्टीरिया अंदर ही भूखे मरने लगेंगे। इस रिटेंशन टाइम को कैलकुलेट करने का मैथ बिल्कुल सिंपल है। एचआरटी निकालने के लिए बस टोटल टैंक वॉल्यूम को फ्लो रेट से डिवाइड करना होता है। मतलब टैंक की टोटल कैपेसिटी और किस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा है, उन दोनों को डिवाइड करना है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टैंक का वॉल्यूम 1000 क्यूबिक मीटर है और उसमें पानी 100 क्यूबिक मीटर पर आर की रफ्तार से एंटर कर रहा है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उस प्लांट का एचआरटी एग्जैक्टली 10 घंटे निकल कर आएगा। फ्लो रेट और टैंक वॉल्यूम का ये परफेक्ट तालमेल ही इस बात की गारंटी देता है कि पानी पूरी तरह से साफ हो और सिस्टम एकदम बैलेंस्ड रहे। इन 3 पिलर्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, एक ऐसी प्रो टिप जो आरओ और जेडएलडी सिस्टम्स की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि एक एसटीपी का परफॉर्मेंस ही आगे चलकर आरओ और जीएलडी प्लांट्स की लाइफ तय करता है। अगर एरेशन टैंक में एमएलएसएस ठीक से बैलेंस नहीं हुआ तो आगे चलकर सॉलिड कैरीओवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और इसका सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है? आरओ मेम्ब्रेन्स का बुरी तरह चोक हो जाना।
इस चोकिंग की वजह से मेम्ब्रेन्स को बार बार साफ करना पड़ता है और क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने से प्लांट की मेंटेनेंस कॉस्ट लिटरली कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो इन चोक्ड मेम्ब्रेन्स और सिस्टम फेलियर्स के नाइटमेयर्स से बचा कैसे जाए? इसके लिए साइट ऑपरेटर्स को कुछ एग्जैक्ट डेली एक्शन स्टेप्स लेने होते हैं। पहला स्टेप, रोजाना SV30 टेस्ट कंडक्ट करना। दूसरा स्टेप, MLS की रिपोर्टिंग को कंसिस्टेंटली चेक करना। और तीसरा, जब भी जरूरत महसूस हो तुरंत स्लज वेस्टिंग यानी BAWS परफॉर्म करना। बस इन्हीं सिस्टमैटिक स्टेप से एक सॉलिड बायोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। आज की इस चर्चा को एक आखिरी जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सारी टेक्निकल डिटेल्स को देखने के बाद इस बात पर विचार किया जाना चाहिए, क्या प्लांट का MLS इतना बैलेंस्ड है कि वो एक ऑप्टिमल F/M रेशियो डिलीवर कर सके? ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे तौर पर एफिशिएंसी से जुड़ा है और जिसकी डीप डाइव के बिना कोई भी ट्रीटमेंट मैकेनिज्म पूरा नहीं होता। इसी विचार के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्लांट पर अप्लाई करके ट्रीटमेंट एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सकता है।